हैं जो मिले जुले आ रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रदर्शन वो होता हुआ हम देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र में भूतो न भविष्यति, इतना तगड़ा जो परिणाम एनडीए के पक्ष में वो कभी नहीं आया था। 223 सीटें वो एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं। अगर ये जो रुझान हैं ये नतीजों में अगर कन्वर्ट होते हैं, अगर रुझानों के अनुसार ही नतीजे आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी जिसमें शिवसेना शिंदे गुट है, जिसमें अजीत दादा पवार की एनसीपी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, ये और उनके घटक दल हैं, ये सब मिलकर 223 सीटें जो हैं ये जीतते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का स्वर्णिम प्रदर्शन वो महाराष्ट्र में है। क्या बाला साहब ठाकरे के इस हिंदूवादी जो राजनीति की ये एक दशा और ये उसका एक पुनर्स्थापना है, ये समझने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, राज्यसभा के बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, अध्यापक हैं, बहुत आदरणीय और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे पास महाराष्ट्र का चुनाव का प्रभार भी रहा है। हाँ, और मैं ये परिचय आपका देने वाला था सवाल के दौरान। के प्रति जनता का विश्वास है जी, और ये मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार लोकसभा के चुनाव में एक षड्यंत्र करके मैं तो कहूंगा कि विदेशी एनजीओ के माध्यम से जनता का ये जो दुष्प्रचार किया था कि आरक्षण खतरे में है और संविधान खतरे में है, तो उस बहकावे में लाने का जो काम उन्होंने किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसका दंड इस बार महाराष्ट्र में जनता ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को दिया है। अब ये फतवे की राजनीति का कोई भारत में स्थान नहीं है। इन चुनाव से यह स्पष्ट हो गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो मोदी जी का निष्पक्ष भाव से जो किया गया शासन है कि उन्होंने राशन सभी जाति धर्म को दिया, उन्होंने मकान सभी जाति धर्म को दिया, तो एक प्रकार से जो सुशासन है उसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र सहित पूरे देश में पड़ा है। अभी आपने हरियाणा में ये चीज को देखा है। कांग्रेस जितना दुष्प्रचार करेगी, मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल जी अब लायबिलिटी हैं, तो वहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम करते हैं। और पार्टी के लिए एक तरीके से वो हमारी एसेट हैं। और वहां पर जो लोकल स्थानीय नेतृत्व था देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बेहतर तरीके से शिंदे साहब के साथ में, अजीत पवार के साथ में एक बेहतर समन्वय था। और ये समन्वय की ये महायुति की विजय है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सबका विश्वास मिला है। उद्धव जी को चाहिए, मैं आदरणीय संजय राउत जी का जो मेरे राज्यसभा के मित्र हैं, सदस्य हैं, मैं उनका बयान देख रहा था जी। और वो एक राजनीति के विदूषक की तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उद्धव ठाकरे जी कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होते। आज उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि एक व्यक्ति के कारण उन्होंने 40 वर्ष का जो पुराना बाबा साहब जो ठाकरे जी का जो एक सपना था कि कांग्रेस के बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था कि कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छूना है, उसको उन्होंने भंग किया। चिमटा तो छोड़ लीजिए, वो सोनिया जी के शरणम गच्छामी हो गए। वो जाके दिल्ली में उनसे जाकर प्रार्थना के मुद्रा में आ गए। पवार जी की कठपुतली बनकर अब वो काम करने लगे। मैं समझता हूं कि ये शिवसेना के पुनर्विचार के लिए है। उनको अपनी गलतियों को मानते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए, अपनी पार्टी को भंग करके। मैं तो उद्धव जी को यही सलाह दूंगा कि आपने जो गलती की है उसका पश्चाताप का समय ये है जी। और संजय राउत जी से जितनी जल्दी दूरी बना लीजिए उतना ज्यादा अच्छा। डॉक्टर साहब अब मांग उठ रही है कि चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर रही है, अगर रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो 125 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी, इससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और मुख्यमंत्री अब बीजेपी का ही होना चाहिए। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, अब वो फिर से सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए
ये एक भविष्य के गर्त में प्रश्न है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। इसका निर्णय तो मैं समझता हूं कि केवल और केवल हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। हमारा महायुति की सरकार है, चुनाव हम साथ में मिलकर लड़े हैं। शिंदे जी, अजीत दादा और फडणवीस जी साथ में बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो सर्वानुमति का जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपना त्याग किया है, जो निर्णय था उसको माना है। अब जो निर्णय होगा हम, मैं समझता हूँ तीनों दल उसको स्वीकार करेंगे। डॉक्टर साहब, एक खबर ये भी आ रही कि देवेंद्र फडणवीस ने इतनी शानदार जीत दिलाई है और अब वो आरएसएस के करीबी हैं ही, वो अमित शाह, नरेंद्र भाई मोदी और नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, आप सब लोगों के बहुत विश्वास पात्र भी हैं। तो कहा जा रहा है कि अब उन्हें बीजेपी का नए अध्यक्ष के तौर पे भी देखा जा सकता है। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। केंद्रीय जो नेतृत्व है वही इसका उत्तर दे सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि फडणवीस जी को जनता ने महाराष्ट्र की सेवा के लिए चुना है और वो महाराष्ट्र में बेहतर सेवा दे रहे हैं, इसलिए अन्य विकल्पों पर चर्चा अभी मैं समझता हूँ समसामयिक नहीं है। तो आपकी बातचीत से ये तो संकेत मिलता नजर आ रहा है, बिटवीन द लाइंस, जो मैंने आप लोगों से ही सीखा है, अपने वरिष्ठ जनों से, वो ये कि भाई आपने कहा कि वो महाराष्ट्र के लिए ही समसामयिक हैं, यानी मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र में ही होंगे, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं लाए जा रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने अभी उनको एक उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक बड़ी विजय दी है, और आप तत्काल कह दें कि उनको महाराष्ट्र से अलग मैं कर दूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र की जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैंने कहा मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने इतनी शानदार जीत दिलाई थी, शिवराज सिंह चौहान को हटाया था ना मध्य प्रदेश से, उनको केंद्र में ले आए थे ना। जो भी निर्णय करता है, मैं अतुल जी मैं वही कह रहा हूं, मेरा सेंटेंस नहीं पूरा होने दिया कि केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सबको मान होगा। वो अगर उनकी सेवा को वो पूरे देश में समझते हैं तो ये भी एक अवसर होगा, लेकिन ये निर्णय केंद्र को करना है जी। इसका जवाब मेरे पास से नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा, मैं आपको बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को इतनी शानदार जीत दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।